धन्य है वो धरती, धन्य है वो भारत, जिसकी धरती पर ऐसे कई लेखक, इतिहासकार, ऐसे सज्जनों ने जन्म लिया है जिन्होंने ऐसी सुंदर सुंदर रचनाएं की है, जिसके माध्यम से भारत को एक दिशा और एक उन्नति की राह मिली है। हम देखें कि आज से करीब 300 साल पहले जाएं या 400-500 साल पहले जाएं, समाज उस समय शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय लोग जानकार थे। उस समय भी वैज्ञानिक तकनीक थी, उस समय भी पत्तों पर लिखा जाता था, उस समय भी मंदिर कलाकृति और कई ऐसी शिल्प नक्काशी जो आज भी हम देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कैसे होगा। ऐसे में उस ज़माने में भी साहित्यकार रहे थे, चिंतक रहे थे। उसी में थे राजा मोहन राय, जो कि सामाजिक विषयों पर लिखते थे। साहित्य के विषयों पर लिखने वाले भी कई लेखक हैं और समाज की चिंता करने वाले भी उस समय हुए। लेकिन आज के समय हमारे बीच में, इस आधुनिक युग में हमारे बीच में रेखा जी व्यास हमारे बीच में है, जो कि एक अच्छे चिंतक भी है, एक समाज शास्त्र भी हैं और आप एक अच्छे पर्यावरण प्रेमी भी हैं। बड़ा सौभाग्य है कि हमारे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति पर आप आए और आप आज इस देश और दुनिया और इस जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं। आखिर वो कौन से विषय हैं जो आज समाज को जागृत होने की आवश्यकता है, वो कौन से चिंता के विषय है जो आने वाले समय में बहुत ही दर्दनाक हो सकते हैं। तो आइए हम मिलते हैं रेखा जी व्यास से। जी मैम। सबसे पहले तो झीलों की नगरी का ये आपका जो चैनल है, इसने मुझे याद किया और मेरे विचारों को संप्रेषित करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दरअसल जिस क्षेत्र में आज हम खड़े हैं उसको मैंने शुरू से पनपते हुए देखा है और विकसित होते हुए देखा है, इस मायने में कि यहाँ पे पहले एक बहुत बड़ा और चौड़ा खंभा हुआ करता था, एक चौतरा जिसको यहाँ की भाषा में हम कह सकते हैं। उस चबूतरे पे स्त्रियाँ उस खंभे को पकड़ करके, कभी कभी पुरुष भी बहुत ही उतरा करते थे और मतलब कभी कि बाबा ये हो गया, मुझे ये हो गया, ये मेरे शरीर में आ रहा है ये। तो हमने इस क्षेत्र को उस स्थिति में देखा। उसके बाद में शिक्षा का भी विकास हुआ। कुछ बात बता रहे थे अंधविश्वास की। हाँ, तो ये इस तरीके से समय के साथ साथ शिक्षा और ये कहें कि जागृति और लोगों के अंदर एक चेतना संपन्नता आई, उससे उन्हें ये काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों से मुक्ति मिली। और आज मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी कुछ शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो गया। मैंने इस क्षेत्र में लोगों से निःशुल्क मुलाकातें की, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी काफ़ी प्रयास किया। मेरी माँ इस क्षेत्र में बहुत ही सजग और समृद्ध रही, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के काफ़ी पास रहती थी। कौन सी स्टोरी थी, कौन सी कथा थी जो आपके दिल को छू गई और आप इस फील्ड में आए? अब यही कहेंगे कि शुरू से ही मेरे परिवार में बहुत ही ये कहें कि शिक्षा का और जागृति का प्रचार प्रसार रहा। मेरे जो परदादी हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत कार्य किया, श्रीमती गंगाबाई जी ने। और मेरे परदादा जो वो भी एकलिंग और हारित पुस्तक लिख चुके, और एकलिंग जी जो हैं उनके पीठाधीश्वर थे गोस्वामी राघवानंद जी, जैसा मैंने बताया कि तो वो भी बहुत ही सामाजिक रूप से चेतना संपन्न। और मेरे जो परदादा, ये कहूँ, ये मैंने जो बात कही है ये मेरे एक तरह से समझ लीजिए आपकी पिता के परदादा रहे। और मेरे परदादा वंशीलाल जी अद्भुत वंशी वादन करते थे और इतने सुंदर और वैद्य की इतनी अच्छी करते थे कि लोग ये कहते थे कि ये श्री कृष्ण का गोरा रूप है। और उनके अद्भुत वंशी वादन के कारण जो माझी की बावड़ी जो है उस क्षेत्र में वंशी घाट भी बना हुआ है उनकी स्मृति में। तो वो वंशी घाट उनके अद्भुत वंशी वादन के कारण प्रसिद्ध है। वो इतनी वैद्य की अच्छी करते थे कि उनके कई किस्से मैंने घूम घूम कर एकत्रित किए कि जो भारत का जो आयुर्वेद है उसका समाज में किस तरह से प्रभुत प्रभाव था और लोग उसको अपना करके स्वस्थ हो जाया करते थे। आपने एक बात और कही कि पर्यावरण और सामाजिकता के क्षेत्र में, ये तो मैं कहती हूँ कि एक लेखक अगर केवल कागज ही रंगता है, अगर वो सामाजिक प्रतिबद्धता और समाज के लिए कुछ नहीं करता, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें आप ये कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ से दूर रही और थोड़ा सा ऐसा ये था कि प्रतिदिन हमारी 10-12 घंटे की प्रतिबद्धता कहीं अन्य थी, तो हमने ये सोचा कि कुछ हम इस तरह की समाज सेवा करें जो किसी बिना बजट के हमारे श्रम से संभव हो जाए। तो इस तरह से हमने इस कार्य को किया कि सड़क पर बैठने वाले लोगों को घर पहुंचाया जाए, या इस तरह से जो पेड़ हैं
उनको अच्छी तरह देख रेख का प्रबंध किया जाए। हालांकि ये अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो संबद्ध संस्थाएं हैं उनके थावले वगैरह खुदवाने का और इस तरीके का प्रबंध करें। अभी ये कह दें तो कहें जी हमने फलानी तारीख को खोदे थे, ये किया था, पर ऐसा आमतौर पर नहीं या कम ही हो पाता है। तो वो थावले खुदवाएं, और समय पर वृक्षों की कटिंग न करने के कारण एक इतनी उपयोगी जो चीज़ है वृक्ष जैसी, उनको असमय जो उनकी डालियां गिरने लगती हैं, ये करती हैं। तो अपने यहाँ अगर देखें कि एक परिष्कृत तरीके से उनका कटाव नहीं होता, इस कारण वो अत्यंत ऊंचे तो उठ जाते हैं, जबकि अगर उनकी कटिंग ढंग से की जाए तो वो एक बहुत अच्छा रूप लेकर के छायादार हो जाते हैं। कुछ लोग अपने घर के बाहर खड़े वृक्षों को ये सोच के कि हम गाड़ी नहीं या हम उन साधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, या खाली जगह हमें निःशुल्क मिल जाएगी और हम अपने घर के पूरी जगह तो स्वयं के लिए उपयोग करेंगे और बाहर की जगह पर्यावरण के लिए उपयोग में लेके आएंगे, तो वो वृक्षों को कई बार कटवा देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही त्रासद स्थिति है। लोगों के घरों में मैं देख रही हूँ कि इतना पानी व्यर्थ जाता है। आप जो जल झूठा ना हो, मान लीजिए आप किसी भक्ति भावना से प्रेरित हैं, तो जो जल झूठा ना हो, या जो सब्जियाँ फल वगैरह धोने से जो शेष बचा हुआ जल वो अपने घर के आसपास के जो वृक्षों को इनको पिला सकते हैं, या कुछ और नए इस तरीके का वो कर सकते हैं। अभी तक कितनी पुस्तकें आपने लिखी और क्या लिखा है उनमें, क्या सोचते हैं आप? हाँ, मेरा काफ़ी हद तक चिंतन भी मेरी पुस्तकों में है। मैंने कुछ पुस्तकें मौलिक रूप से लिखी हैं। कुल ये आप कह सकते हैं कि लगभग 20-22 पुस्तकें मेरी है, और 50 पुस्तकों की पांडुलिपियाँ समेत 50 पुस्तकें आप कह सकते हैं। और पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ, विशेष रूप से पुस्तक समय प्रबंधन का, जिसको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है, उस पुस्तक का मराठी, गुजराती, बंगाली, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में वो पुस्तक उपलब्ध है। चारों वेदों का मेरा अनुवाद है, जो सरलतम भाषा में मैंने किया है, ताकि जिन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ी हो वो भी उसका लाभ उठा सकें। साहित्य अकादमी ने मेरी अनुवाद की 3 पुस्तकें दिल्ली में छापी हैं। वो 2 तो लघु कथा संग्रह है, जो दरभंगा कामेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा रचित हैं, उनका मैंने सरलतम हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। और एक वेदांती मधुसूदन सरस्वती चरितम है, उसका अत्यंत सरलतम शैली में और ये कहें भाषा में अनुवाद करने के कारण मुझे लोगों से बहुत ही उसकी प्रशंसा प्राप्त हुई। तो ये तीनों पुस्तकें मेरी साहित्य अकादमी ने छापी हैं। इसके अलावा भी जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं संस्कृत के ग्रंथों को सरलतम हिंदी में अनुदित करने की चेष्टा करती हूँ। और बाकी मेरी पुस्तकें सफलता, असफलता, समय प्रबंधन, 6-7 मेरी पुस्तकें जो हैं वो हास्य व्यंग्य की भी हैं, जिन पर सीरियल भी बनाए गए। और ये कहें कि आप बहुत सी पुस्तकें सर्वेक्षणात्मक भी हैं। एक पुस्तक मैंने लिखी है राजस्थान की संस्कृति और समाज। तो राजस्थान की संस्कृति और समाज के अंदर मैंने ये कई जगहों का भ्रमण और विचरण कर के पुस्तक लिखी है, ताकि ये जाना जा सके कि बना बनी गीत किस तरीके से नए रूप ग्रहण करते जा रहे हैं, खान पान में क्या अंतर आ रहा है, नए बच्चे हमारे आभूषणों के नाम तक नहीं जानते। अब एक व्यापकता के चक्कर में हम अपना जो है अच्छा वो न खोएं, ये इस पुस्तक का मंतव्य और ये एक पुस्तक का कथ्य और तथ्य है। और हंसी मजाक की पुस्तकों में बहुत सी नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप उनको देखेंगे और पाएंगे तो। और कहानी संग्रह भी है, एक कहानी संग्रह अपने मन से जो बहुत पहले मैंने लिखा था वो भी छपा। तो इस तरह यथासंभव जो है मेरी पुस्तकें जो हैं उनके अंदर काफ़ी कुछ ऐसा नया समाहित रहता है जो पढ़े तो उसे लाभ हो। जैसे एक पुस्तक है बाल अपराध कारण व निवारण, हालांकि ये नाम एक लेख का ही है उसमें, पर उसमें अत्यंत शोधात्मक लेख हैं, वैदिक कालीन लेख हैं, प्लस और भी इस तरह के लेख हैं कि जो मेरे कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए वो भी लेख हैं। शेर या ऐसे खतरनाक जीवों के जो पालतू हैं उनके साथ साक्षात्कार हैं। तो ये कहिए कि ये एक तरीके की रिपोर्टाज शैली में लिखी गई। एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मैं जो समाज को दे सकती हूँ वो मैंने बहुत ही बेहतर देने की उसमें कोशिश की है। और केवल उसमें रिपोर्टिंग या तथ्यात्मकता नहीं है, उसमें बहुत ही शोध कर के मैंने उसमें लिखा है। तो जो भी पढ़ता है कहता है मैडम ये लगता नहीं है कि हमें इतना ज्ञान इतनी सी देर में मिल जाएगा। तो इसे मैं अपनी उपलब्धि समझती हूँ। नारी पर कितना लिख पाए और नारी को कितना समझ पाए?
दरअसल नारियों के लिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप आगे बढ़ें तो काफ़ी कुछ समाज को ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि वे अपने आप में भी एक प्रेरणा का स्रोत होती हैं। बहुत कुछ तो वो समाज में अपने घर का परिवार और नौकरी इत्यादि के माध्यम से देती ही हैं, पर फिर भी यदि वे व्यापक रूप में देना चाहें और तो उनके लिए संभव होता है। अभी उनको लगता है अरे माने कई करनो है, नरोई कर ली दो, अपने कई है, वाह अबे छोरा छोरी विज्ञान मोटा विज्ञान कमावा लग गया तो अपने अणी वातरो कई नहीं है, अबे तो जो करेगा 20 करेगा। तो ये ना सोचे आप अपने आप को कभी भी व्यर्थ, या नौकरी नहीं करती हैं तो उन औरतों में एक व्यर्थता का जो बोध आ जाता है, उससे मैं कहूँगी कि आपके पास इतना कुछ करने को है, आपने घर परिवार को अपना श्रेष्ठतम अगर दिया है तो आप अब समाज को देने के लिए भी आप ये सोचते रहें। आप आसपास पर्यावरण की देखरेख करें, घर के अंदर जो चीज़ें व्यर्थ जा रही हैं उनका खाद वगैरह बनाएं, जो आपसे कम ज्ञान रखते हैं उनको और सुशिक्षित करें। और मैं ये देखती हूँ कि 45-50 तक आते आते औरतें अपने आप को बहुत ही एकदम तटस्थ, उदासीन और ऐसी मान लेती हैं कि जैसे वो अभी से ही बूढ़ी हो गई हैं। तो ये न सचे बूढ़ापन एक भाव है। आजकल कंचल में महिलाएं आती जा रही है, उसकी चपेट में आती जा रही है, सिगरेट व्यसन जैसे, जो क्या ये नारी का चरित्र आपको क्या लगता है? मैं ये कहूँगी कि पाश्चात्य सभ्यता में बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यदि आप उस दृष्टि से खोजें, आप उन्हें अपनाएं। जैसे मान लीजिए समय प्रबंधन है, वहाँ लोगों से काम नहीं करवाते, स्वयं काम करते हैं, चाहे कितनी ही अवस्था में आ जाएं। जो बहुत ऐसे समृद्ध और संपन्न होंगे वो भले ही करवा लेते हों। अपने यहाँ तो ये सोच रहे हैं कि मैं अगर बर्तन मांज लूँ तो क्या लोग सोचेंगे, मेरे घर में झाड़ू पोछे वाला नहीं आता है तो लोग क्या सोचेंगे। और ये जो पहरावे वगैरह को लेके आपके यहाँ इतना सुंदर पहरावा है तो दुनिया उसका अनुकरण करती है और उनको ही नए नए रूपों में प्रस्तुत करती है। आप अगर पाश्चात्य वेशभूषा भी आप देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि वहाँ की जो वेशभूषा है उन्होंने हमारी वेशभूषाओं का एक तरह से रूपांतरण किया है या उसका हल्का सा परिवर्धन किया है। हर जगह जो है राजस्थानी शैली की जो पहनावा है वो दुनिया में है। यही तो हमने कहा कि दुनिया तारीफ करती है, वो छोड़ते जा रहे हैं। यही तो हमने कहा कि आपकी वेशभूषा जो है वरेण्य है, उनको लोगों ने पालन किया है। आपके यहाँ का जो खाद्य पदार्थ है उसको आप सोच करके आप बहुत से अस्वास्थ्यकर चीज़ें खाते जा रहे हैं। अगर बाहर के भोजन वगैरह पहरावे को आप अपनाते हैं तो आप वहाँ का ख्याल करें कि वहाँ पे इस तरीके की ठंड पड़ती है, वहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं कि लोग वैसा खाते हैं जो देर से पचे। अपने भी यहाँ पहले खेतीहर परिवार होते थे तो वो इस तरीके का जो विशेष रूप से खाद्य वगैरह खाते थे जो देर से पचे, ताकि वो अधिकाधिक श्रम कर सकें। अब एक प्रकार से व्यक्ति श्रम से दूर होता जा रहा है, तो उस श्रम से दूरी के कारण उनको अब भोजन भी वैसा करना चाहिए जो उन्हें कम श्रम के अंदर राहत पहुँचा सके। तो आपका खान पान और जो यहाँ का खान पान वगैरह कहीं का भी जो रहता है वो वहाँ की स्थितियों के अनुकूल और वहाँ के वातावरण और पैदाइश के अनुकूल रहता है। आप उसे अपनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात एक हमेशा दिमाग में रखें कि आपकी जो चीज़ है उसको आप अल्पतर ना समझें, कमतर ना समझें, उसकी वैज्ञानिकता के प्रति आप शोध करें। अगर आपको ये लगता है कि घर वालों ने आपको नहीं बताया है, आप पढ़ें। अब तो बहुत सारा ज्ञान बहुत सामान्य रूप से उपलब्ध होता जा रहा है। एक लेखक के नाते आप क्या सोचते हैं, आज की कुप्रथा कौन सी है सामाजिक खास करके? एक तो आज की कुप्रथाओं में ये कहूँगी कि व्यक्ति बहुत ही स्वकेंद्रित होता जा रहा है। ये भी एक प्रकार की प्रथा ही होती जा रही है। एक पढ़ने का जो चलन है वो कम होता जा रहा है, व्यक्ति अपने आप में सिमटता जा रहा है। कुछ लोग फ़ोन वगैरह में इतने व्यस्त हो गए कि पहले जो व्यक्ति आचार के बहाने जो समाज सेवा स्वतः कर लिया करता था, अब लोग सोचते हैं ये करना सरकार का काम है, मैं अपने आसपास पेड़ न लगवाऊं क्योंकि नियम इतने सख्त हैं कि अगर कहीं वो लग के बड़ा हो गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, आजकल इतनी महंगी महंगी शादियाँ होने लगी हैं, इतनी दूर दूर होने लगी है कि लोगों के लिए वहाँ जाना, खाना, वापस लौटना करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आप जितनी सादगी रखेंगे, जितना वो रखेंगे, जितना श्रम के अंदर अपने को नियुक्त रखेंगे, एक श्रम विरति भी आज की एक बहुत बड़ी कुप्रथा मैं ये कहूँगी। इस कारण जो है व्यक्ति कुछ समय दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है, मृत्यु का शिकार हो रहा है। और खान पान के अंदर शुद्धता ये रखें, क्योंकि जिन लोगों से आप सेवाएं लेते हैं वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित नहीं हैं। वो ये नहीं जानते
कि सब्जियों को किस तरह बनाना है, पकाना है, उन्हें कोई विधिवत प्रशिक्षण नहीं मिला है। आप एक दया भावना से भी उनके प्रति आप भाव रखते हैं कि अरे भाई किसी गरीब को रोज़गार मिल जाएगा, तो आप उसे सिखा भी सकते हैं या सीखे हुए ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ कर भी सकते हैं। मैं भी ऐसा यथासंभव जब समय मिलता है तो करने की चेष्टा करती हूँ। बागवानी सिखाना है, अच्छे भोजन का निर्माण करना है, या लोगों को ये सोच रहे हैं कि अरे गुड़ ये तो कोई देहाती चीज़ है, इसे क्या खाना है, ये करना, तो उनको उनके बारे में गुणवत्ता और इस तरीके की चीज़ें बताती रहती हूँ। थोड़ा हम आपकी व्यक्तिगत बात करते हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, कितनी शिक्षा आपने प्राप्त की? मेरा जन्म तो राजस्थान में हुआ, पर मेरे जीवन का बहुत सारा काल यहाँ से बीता, उससे अधिक यहाँ से बाहर बीता। और मैंने संस्कृत, पत्रकारिता और इस तरीके के कई क्षेत्रों की शिक्षा और विशेषज्ञता प्राप्त की है। और निर्माण तथा निर्देशन और लेखन, संपादन इत्यादि मेरी विशिष्टता के क्षेत्र हैं। मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से, भारतीय जनसंचार संस्थान से, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान से और विदेश से भी अपने आप को मीडिया के लिए और ये कहें कि सामाजिक जागृति के लिए प्रशिक्षित किया है। और मुझे ये अवसर अपनी योग्यता के चलते मिला। संघ लोक सेवा आयोग को भी मैंने 2 बार वहाँ से पास किया और मुझे ये अवसर मिला, तो इस कारण मैं अच्छी सेवाएं समाज को दे सकी। और मैं हमेशा ये कहूँगी कि अपने को कमतर ना समझें, अपने को आगे से आगे समझते रहें और उस अनुकूल बनाने की जो चेष्टाएं हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति है, उसे संलग्न होकर के या मन से प्राप्त करेंगे तो आप समाज को बहुत कुछ देने के साथ साथ स्वयं भी बहुत कुछ पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।